किया है, अभी तक हमने डिस्कस किया ऑप्शंस को। ठीक है, ऑप्शंस में हमने उनके पे ऑफ्स भी देखे, उनकी ब्लैक शोज से वैल्यूएशन भी देखी हमने। ठीक, फिर ऑप्शन की डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की, कॉल होता है, पुट होता है, फिर अकॉर्डिंगली हमने पे ऑफ्स भी उसके डिस्कस कर लिए। तो ऑप्शंस के साथ दूसरे डेरिवेटिव्स हैं आपके फॉरवर्ड्स के और फ्यूचर्स के। फॉरवर्ड्स हैं और फ्यूचर्स हैं। सो इनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। वंस अगेन ये भी पीस ऑफ पेपर ही है, इसमें भी बायर होगा, इसमें भी बायर होगा, इसमें भी इश्यूअर होगा, इसमें भी इश्यूअर होगा, इसमें भी गारंटर होगा और इसमें भी गारंटर होगा। कि अब इसमें बायर कौन है? फॉरवर्ड्स में बेसिकली मैं अगर सेग्रीगेशन करूँ तो तो फॉरवर्ड्स में बायर जो है नॉर्मली बिजनेसमैन है, एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर है, वो इसका बायर है। फ्यूचर्स में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेकुलेटर जो है वो उसको बाय करता है, जिसको हम डे ट्रेडर भी कह सकते हैं। इसी तरह फॉरवर्ड्स में इश्यूअर जो है वो नॉर्मली बैंक्स होते हैं। इसमें इश्यूअर जो है वो फ्यूचर्स की मार्केट है, फ्यूचर्स की मार्केट को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, वट वो इसको इशू कर सकते हैं। ठीक, इसका गारंटर ऑब्वियसली बैंक्स का गारंटर कौन होगा? सेंट्रल बैंक होगा, तो पाकिस्तान में हम कहेंगे स्टेट बैंक आएगा। और इनका गारंटर कौन होगा? क्योंकि ये फ्यूचर्स मार्केट है तो मार्केट की गारंटी जो है वो हमेशा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन दिया करती है, तो ये उस कैटेगरी में आ गया। फिर इसमें जो आपका जो हमने कहा था कि वैल्यू डिटरमिन होती है, इसमें भी वैल्यू आपकी डिटरमिन होती है। वैल्यू में अब दो कंपोनेंट हैं, एक प्राइस, दूसरा क्वांटिटी। प्राइस जो है ये कौन, जो इशूअर है वो डिटरमिन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बाज़ औक़ात आप इस पर जो कस्टमर है, अगर लार्ज कस्टमर है तो वो बारगेन कर सकता है, अपनी बारगेनिंग पावर इस्तेमाल करके प्राइस अपने लिए फेवरेबल ले सकते हैं। क्वांटिटी एनी हो सकती है, नॉर्मली 500 से अबव कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 500 का कंपोनेंट होता है। जैसे अब मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए $100 का, तो $100 का तो शायद ना मिले, लेकिन मुझे अगर चाहिए 500 का या 50,000 का या 5 लाख का या 50 मिलियन का, वो अवेलेबल होगा। तो 500 से कम का शायद मुझे अवेलेबल ना हो। सो इसमें जो क्वांटिटी है, इसमें जो प्राइस है, वो प्राइस बेसिकली मार्केट ड्रिवन है। ठीक है, मार्केट ड्रिवन जब हम कहते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई और डिमांड गैप की वजह से, सप्लाई डिमांड गैप की वजह से आपका जो प्राइस है वो डिटरमिन होगी। और क्वांटिटी इसमें स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, जब मैं स्टैंडर्डाइज कहता हूँ तो आप 1000 यूनिट से ज़्यादा या कम नहीं खरीद सकते, तो ये स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी। ठीक है, और वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी
और प्राइस के सेंस में इस तरह से कि वो मार्केट ड्रिवन डिमांड सप्लाई फोर्सेस जो है वो उसकी प्राइस को डिटरमिन करेगी। यानी उसमें कोई इंडिविजुअल का किसी का हाथ नहीं है। यहाँ पे तो इंडिविजुअल की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो तो वो उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स में हम बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग इन नेचर होता है। ठीक है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। मजे की बात है कि ये भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की जो एग्जीक्यूशन है ना वो डिफरेंट है। एग्जीक्यूशन जो है इसमें बायर इशूअर कमोडिटी इंटरचेंज होगी। यानी बायर ने उसको पैसे देने हैं, इशूअर ने उसको वापसी जो भी फॉरेन करेंसी थी फर्स्ट में वो देनी है तो वो दे देगी। सो एग्जीक्यूशन में होता यह है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन इसमें मस्ट है, मस्ट अकर। ठीक है जी। और इसकी जो एग्जीक्यूशन है इसमें डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र होगा, एक्चुअल ट्रांजैक्शन लाजमी नहीं है। ठीक। सो नो एक्चुअल ट्रांजैक्शन, यानी वहाँ से प्रोडक्ट वहाँ जाए और वहाँ से पैसा वहाँ आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है या इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें फ्यूचर्स में सिर्फ प्रॉफिट लॉस ट्रेड होगा। सो चूँकि ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं तो ये नॉन मार्केटेबल है, यानी ये आगे बिक नहीं सकते। इसका मतलब ये भी है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, किसी और के नाम पे भी नहीं चढ़ सकते, जिसके नाम पे है वही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे एक और एलिमेंट लिखना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में सेल परचेज नहीं है तो दे आर नॉन ट्रेडेबल। कंपेयर करें फ्यूचर्स के साथ, फ्यूचर्स मार्केटेबल भी हैं, फ्यूचर्स ट्रांसफरेबल भी हैं, हाथ से दूसरे हाथ में बड़े आराम से चले जाते हैं क्योंकि वो ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसका मतलब ये है कि ये ट्रेडेबल है। ठीक। तीनों एलिमेंट्स आ गए, मार्केटेबल भी हैं, ट्रांसफरेबल भी हैं और ट्रेडेबल भी हैं। तीनों एलिमेंट्स आपके उसके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। सो इसकी बाकायदा फ्यूचर्स की एक्सचेंज होती है, जहाँ पे ये जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है फ्यूचर्स की भी एक्सचेंज होती है। तो इनकी कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है, ओपन मार्केट नहीं है, या आपको बैंक से ही मिलेंगे, इंस्टीट्यूशन से मिलेंगे। तो ये थे इनके मेजर डिफरेंसेस। मजीद के जहन में आए तो हम उनको भी लिख लेंगे। अब इन दोनों के जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दूसरा वो था पे ऑफ प्रोफाइल्स। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स के हैं एक ही तरह दोनों के। ठीक है, दोनों के लिए हैं। तो मैं एग्जांपल जो भी लूँ वो दोनों पे फिट बैठ सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एन इंडिविजुअल buys a forward contract
thousand US dollars at an exchange rate of 165 per US dollars. The cost of forward contract charged by bank is, for example, rupees 4,000। ठीक है जी, 4,000 का आपको कॉन्ट्रैक्ट फी पड़ रही है और आपसे रिक्वायर किया गया है प्लॉट एंड टेबुलेट ऑफ प्रोफाइल ऑफ बायर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट विल यू डू, यहाँ पे आपको एक तो आपको दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो फॉरवर्ड या फ्यूचर है उसको हम एबिवेट करते हैं एफ से। सो वो आपको दी हुई है 165 पर US डॉलर जो है वो आपको दी हुई है रुपीज़ में। क्वांटिटी आपको यहाँ पर बताई हुई है, आपने कितने 2000 US डॉलर खरीदने हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो आपको बताई हुई है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ 4000 इन दिस केस। ठीक, तो ये आपको बता दिए गए हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये बताया गया है कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपने पहले तो टेबल बनाना है इसका। तो आपका जो एफ है दैट इज़ 165। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ 165 को 5 टाइम्स, 6 टाइम्स भी कर सकता हूँ, 7 टाइम्स भी कर सकता हूँ, 8 टाइम्स भी कर सकता हूँ। जो नॉर्मली नॉर्म है हमारे पास, हम एफ़ को 5 टाइम्स लिख के फिर उसके इर्द गिर्द स्पॉट रेट्स, जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। रिकॉल करें, जो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स हैं ये बेसिकली आपके फ्यूचर प्राइसेस को, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस को आज की डेट में लॉक करने का नाम है। तो ये जो आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था इसमें आप 2000 US डॉलर जो ले रहे हैं वो फर्ज करें आप 2 महीने बाद ले, लेकिन रेट आपको बैंक ने आज दे दी। इस वजह से ये आपका उस कैटेगरी में फॉल करेगा कि अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगी 2 महीने बाद तो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपने फॉरवर्ड और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए ही इसीलिए थे कि आप अपने फ्यूचर रिस्क को सिक्योर कर सकें। सो इस वजह से अब यहाँ पे हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि फर्स्ट करें आपकी जो स्टॉक प्राइस है, सॉरी US डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो 2 महीने बाद अगर 161 हो जाए, अगर 163 हो जाए तो क्या होगा, 165 हो जाए, 167 हो जाए या 169 हो जाए, तो इस केस में आपके बायर पे या सप्लायर पे यानी इश्यूर पे क्या इफेक्ट होगा, किसको प्रॉफिट होगा किसको लॉस होगा। सो आपके पास एस नोट है, एफ था आपके पास, एस नॉट आपने अज्यूम कर लिया। क्वांटिटी आपको पता है कि आपकी आपने 2000 US डॉलर्स खरीदना है, और ये जो एस नॉट और एफ यानी रेट दिया हुआ है ये पर US डॉलर का रेट है।
आपको ये भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मुफ्त में नहीं मिला था, आपने जिसके लिए 4,000 रुपये खर्च किए। वो आप कॉलम फिल कर लेंगे एज इट इज़, क्योंकि मार्केट में प्राइस जो हो जाए, आपने तो 4,000 खर्च कर दिए। अब आप पर यूनिट प्रॉफिट लॉस बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं। सब सोचिए बायर को क्या हो रहा है। बायर ने US$ लेने हैं 2,000, कॉन्ट्रैक्ट में उसे मिल रहे हैं 165 का। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो मार्केट में उसको मिलता है 161 का। ठीक। सो कॉन्ट्रैक्ट करके अब वो परेशान है ना, सो वो परेशान रहेगा। पर यूनिट प्रॉफिट लॉस के लिए आपके पास यहाँ पे फार्मूला है, अगर आप उसको -4। तो आपका S0 माइनस एफ आप जहन में रखें और चुप करके इस वैल्यू को लिखते रहें। तो पर यूनिट प्रॉफिट लॉस है आपका -4, इस केस में -2, इस केस में 0, 2 और ये 4। ठीक है। फिर आपको चाहिए टोटल प्रॉफिट लॉस, इसका बायर का। ठीक। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है इसके पास, फॉर्मूला है आपके पास पर यूनिट प्रॉफिट लॉस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और ये जो कॉस्ट है ये नॉर्मली बायर पे करता है, तो उसमें से उसको माइनस कर दें तो उसका टोटल प्रॉफिट लॉस। ठीक है। सो इसका मतलब ये -4 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो -8,000, और ये कॉस्ट भी पे किए बेचारे ने, तो -12,000 हो जाएगा। सो दिस इज -2 इंटू 2, -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8,000। So 0 into 2 minus 4 means -4,000. So 2 into 2 minus 4 means 0. ये आपके पास आ जाएगा 4,000 -4,000, तो ये 0 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, -4 हो गया 4। सो ये आपका टोटल प्रॉफिट लॉस आया जाएगा बायर का। अब अगर आप कॉन्ट्ररी देखें तो आप यहाँ पे जो इश्यूअर है उसके लिए भी कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। पर यूनिट प्रॉफिट लॉस अगर आप फाइंड आउट करना चाहें इश्यूअर का, तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त आपका जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। वो होगा आपका F माइनस S0। ठीक है। तो F माइनस S0, सो F यहाँ पे क्या था 165 और S0 ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा, ये -2 होगा और ये -4। अब इसका आसान हल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बायर को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस किसका हो रहा होगा, इशूअर को हो रहा होगा। ठीक है, सेलर को हो रहा होगा। और अगर बायर को प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है इशूअर को लॉस है, और बायर को लॉस हो रहा है तो इसका मतलब इशूअर को प्रॉफिट हो रहा है। सो अब आप इशूअर का टोटल प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट लॉस इशूअर, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, वही पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, और कॉस्ट हमेशा इशूअर रिसीव करता है तो प्लस कॉस्ट होगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, 4 ज़रब 2,000 8,000 और जमा 4,000 कॉस्ट जमा होनी है। सो इसका मतलब है कि ये जो 12,000 है उसको जो लॉस हो रहा है वो इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 8,000 इसको प्रॉफिट होगा यहाँ पे, क्योंकि उसको लॉस होगा। यहाँ 4,000 प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हम 0 पे खड़े होंगे। कैसे, देखिए ज़रा, -2 इंटू 2 -4, -4 प्लस 4,000 होगा, तो आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये -4,000। ठीक। तो ये आपके पास ईश्वर का भी प्रॉफिट लॉस है।
अब अगर आप ये जो टोटल प्रॉफिट लॉस वाला कॉलम है, ठीक है, इसको, और ये जो आपका एस नॉट वाला कॉलम है, इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये बायर का पे ऑफ प्रोफाइल बनता है। और अगर आप एस नॉट को इश्यूअर के साथ प्लॉट करेंगे उसके टोटल प्रॉफिट लॉस के साथ, तो ये आपका इश्यूअर का पे ऑफ प्रोफाइल बनता है। अब आते हैं कि ये प्लॉट कैसे है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है प्रॉफिट, सॉरी वाई एक्सिस प्रॉफिट का, लॉस का, एक्स एक्सिस है हमारे पास स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट हमारे पास शुरू हो रहे हैं 161 से, फिर है 163, 165, 167, 169। प्रॉफिट लॉस के अमाउंट्स अगर आप गौर से देखें तो वो हैं 4000, 8000 और मैक्सिमम मेरे ख्याल में 12000, इसी है, हाँ 12000। तो इसका मतलब है यही अमाउंट्स नेगेटिव में भी होंगे, -4000, -8000, -12,000। ठीक है, तो ये आपका स्केल बन गया। अब हम इसको प्लॉट करते हैं बायर के एस्पेक्ट में, तो मैं बायर की ब्लू कलर ले लेता हूँ। बायर का देखिए 161 पे क्या हो रहा है, 12,000 का लॉस होगा। तो 161 पे पहला डॉट बायर का यहाँ लगेगा। 163 पे क्या हो रहा है, उसको 8,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा डॉट उसका इस पर यहाँ पे लगेगा। 165 पे उसे 4,000 का लॉस होगा। 167 पे वो ज़ीरो पे है, और 169 पे उसे 4,000 का प्रॉफिट होगा। सो अगर आप इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, सॉरी डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा बायर का। और बायर किस चीज़ का था, यहाँ पे एग्जांपल है फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यदि फॉरवर्ड ना होता, फ्यूचर होता, तभी इसी तरह से हमें उसको टेबुलेट भी करना था और ड्रॉ भी इसी तरह से करना था। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि फॉरवर्ड का नहीं, फ्यूचर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पे ऑफ प्रोफाइल इसका, बायर का। सब अगर मुझे फर्ज करें इसका बनाना है ईश्वर का, तो ईश्वर का रिकॉल करें। 161 पे उसे 12,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसका पहला डॉट यहाँ पे लगेगा। 163 पे 8,000 का प्रॉफिट था उसे। 165 पे 4,000 का प्रॉफिट था। 167 पे ज़ीरो पे है वो, और 169 पे से 4,000 का लॉस है। तो अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका पे ऑफ प्रोफाइल ऑफ राइटर। राइटर किस चीज़ का था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर भी होता तो उसकी शेप यही रहती। ठीक है, तो ये आपके पे ऑफ प्रोफाइल आ जाए। बायर्स का भी हो गया और इशूर का भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने कहा था कि फ्यूचर्स मार्केटेबल और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है।
सही है। ये जो मार्केटेबल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इनकी ट्रेडिंग जो है वो थ्रू मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट होती है। मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होती है। और रिकॉल करें, इसमें आपकी दो पोजीशन हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। ठीक, इनमें आपका एक्चुअल मार्जिन आपको फाइंड आउट करना होता है, उनके फार्मूलाज डिफरेंट हैं। इनका आपको इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट गिवन होती है, मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको गिवन होती है। फर्स्ट करें, ये 20% है, ये 10% है। ठीक, तो आपको डिफरेंट प्राइसेस गिवन होती हैं, आपने उसको फाइंड आउट करना होता है लॉन्ग पोजीशन पे या शॉर्ट पोजीशन पे। फिर इनकी मार्जिन कॉल प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअल मार्जिन का फार्मूला लॉन्ग में क्या था, लॉन्ग पोजीशन के लिए हमारे पास था करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जिसको हम प्राइस इंटू क्वांटिटी से भी लिखते थे, माइनस लॉन्ग डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। जबकि हम एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज अगर हम शॉर्ट पोजीशन में फाइंड आउट करते थे, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला था इक्विटी प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस था डिवाइडेड बाय टोटल अकाउंट वैल्यू प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे पास MCP का, मार्जिन कॉल प्राइस का डिराइव होता है, वो लॉन्ग पोजीशन में होता है। आपका लोन को डिवाइड करेंगे आप क्वांटिटी टू 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज। और शॉर्ट पोजीशन में आपका ये फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, किसमें हो जाता है, यहाँ आ जाता है टोटल अकाउंट वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1 प्लस मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज। ठीक, तो ये हम कर चुके हुए। सो एक तरह का आप यूँ समझें कि रिकैप भी हो गया आपका। सो जो फीचर्स हैं उनकी ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए होती है, और उनकी जो ट्रेडिंग है उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती हैं। उसमें उसकी इक्विटी की पोजीशन जिसे हम मार्जिन के ज़रिए मेजर करते हैं, वो इन फार्मूलाज के ज़रिए मेंटेन की जाती है। ठीक, तो ये फ्यूचर्स की आपकी ट्रेडिंग आ जाएगी। यहाँ तक कोई क्यूरी प्लीज़।